नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जब हम रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाते हैं तो कई बार लगता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन क्या अपनी जिंदगी से सबसे जरूरी लक्ष्य बताते वक्त आप महंगाई दर पर ध्यान देते हैं? अगर नहीं तो अब दीजिए, क्योंकि आज के वक्त में 10 लाख रुपए की जो कीमत है वो 6% की सालाना महंगाई दर के हिसाब से अगले 20 साल में घटकर 3.25 लाख रुपए से भी कम रह जाएगी। यो मनी में आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल जी के साथ। तो आइए पंकज जी के साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहले हमारे कॉलर को, जो कि हाथरस से हैं। राजीव शर्मा जी ने फोन किया है। शर्मा साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछे सर, मैं अपना पोर्टफोलियो भेजा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो अप्रोप्रिएट है या नहीं। जी, आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ अहम बातें हमें बताएंगे? हाँ सर, मैं अपना डिटेल पोर्टफोलियो बताना है या अपना डिटेल बताना? नहीं, आप अपना थोड़ा डिटेल बैकग्राउंडर दे दीजिए। घर में कितने लोग हैं, क्या आय है और कहाँ कहाँ आपने निवेश किया है, शॉर्ट में। ठीक है सर, मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। मैं एमबीए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है। हम दोनों की सालाना सैलरी लगभग 7 लाख पर एनम है जी। मेरे 2 बच्चियां हैं। पहली बच्ची की उम्र लगभग 8 साल है और दूसरी की बच्ची की उम्र 2 साल है जी। मैंने अपना जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया है उसका एलोकेशन ऐसे, मैंने वाइफ के नाम कुछ फंड्स लिए हुए हैं जो मैंने आपको लिख के भेजे हुए हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे। और अपने नाम भी कुछ फंड लिए हुए हैं। उसके अलावा मेरा डेप्थ में भी एलोकेशन है, एनएफसी के थ्रू, पीपीएफ के थ्रू और फिक्स डिपॉजिट में। जी, तो आप हमें ये बताएं कि आपने कहा कि सालाना 7 लाख रुपए की इनकम है, तो आपका हर महीने कितना पैसा आप इन फंड्स में डाल रहे हैं अपनी टोटल इनकम में से? तो सर, मेरा आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट है फंड में 20,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में। जी, हर महीने? हर महीने जी। चलिए, तो यहाँ पर आपके डिटेल्स हमारे पास है। अब ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने कर रखी है, क्या वो सही है? क्या वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है, आगे आपको बेहतर रिटर्न देगी? पंकज मटपाल जी हमारे पास है। आपका जो पूरा डेटा आपने भेजा है उसको एनालिसिस कर चुके हैं। अब उनसे पूछते हैं मटपाल जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि आपके पास बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं। अब इंश्योरेंस का पर्पज़ हमेशा ये होता है कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ हादसा होता है तो उस केस में फैमिली की इनकम नहीं रुकनी चाहिए। बट जिस तरह से आपने पॉलिसी ली हुई है थोड़े थोड़े सम एश्योर्ड के साथ में काफ़ी पॉलिसीज़, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको बहुत से रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये था कि उसमें आप थोड़ा देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बंद कर दीजिए, बट एक बार आप रिव्यू कीजिए अपनी पॉलिसीज़ को। वहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आप काफ़ी प्रीमियम भर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपको उतने रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें बंद करने में भी कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात साथ ही यह है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वहाँ पर मैं 2 फंड्स आपको मतलब एसआईपी कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उनमें एसआईपी आप रोक दें। उसमें से एक है रिलायंस का रेगुलर सेविंग इक्विटी प्लान और दूसरा एचडीएफसी टॉप 200 फंड। इन 2 फंड से आप एसआईपी स्टॉप करें। उसकी जगह पर आप एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप फंड, इस फंड को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में कोई भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही एक डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये भी एक अच्छा फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास इफको टोक्यो की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको आप स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पीएनबी में अकाउंट है, तो आप चाह रहे हैं कि ओरिएंटल पीएनबी रॉयल जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को आप ले लें। बट मेरे हिसाब से ये कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट पीएनबी में है, इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी पीएनबी की लें। अगर आप इफको टोक्यो की पॉलिसी से सेटिस्फाइड हैं, वहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से भी अच्छी पॉलिसी है, तो मेरी सलाह ये होगी कि उस पॉलिसी को आप कंटिन्यू रखिए। चलिए, तो राजीव जी बहुत अच्छा करते हैं, आप काफ़ी पैसे बचा लेते हैं अपनी इनकम में से और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर सही दिशा में ना हो तो आगे चलकर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए पंकज मटपाल साहब ने आपको जो राय दी, सबसे पहले तो ये कि आपने जो सबसे पहले ये बता दीजिए, कोई और सवाल तो नहीं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़ा सा हमारे पास डेटा है, तो कुछ और पूछना चाहेंगे आप? जी, मुझे एक छोटा सा सवाल याद है इनका। हाँ, आपने सवाल भेजा था राजीव जी, आपने एक सवाल भेजा था जिसमें आपने बोला था कि आप एमआईपी से एसटीपी करना चाहते हैं। आप एमआईपी में पहले पैसा अपना पार्क करेंगे और वहाँ से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए आप इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आपको शायद ये पता होना चाहिए कि एमआईपी में एग्जिट लोड भी लगता है, तो जब आपका पैसा वहाँ से डेबिट होगा और उसकी बजाय आपको इक्विटी यूनिट मिलेंगी,
उस वक्त आप MIP से जब पैसा ट्रांसफर होगा उस पर आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर STP करनी है तो पहले आपको अपना पैसा लिक्विड फंड में पार्क करना चाहिए और लिक्विड फंड से इक्विटी में STP करनी चाहिए। राइट। यहाँ पर इनके जो पूरा इन्होंने सब अपना लेखा जोखा भेजा है मटपाल साहब, उसमें यह है कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोई टर्म प्लान नहीं है। आपको लगता है कोई टर्म है शायद, लेकिन बहुत कम, छोटा सा है, तो आपको लगता है बढ़ाना चाहिए? देखिए वहाँ पे क्योंकि वाइफ शायद की गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनका शायद वहाँ से भी कुछ फैसिलिटीज होंगी। बट ये जरूरी है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि किसी को भी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको इस बात को ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो फैमिली की इनकम नहीं रुकनी चाहिए, उस बात के हिसाब से आप देखें और एक अच्छे खासे सम एश्योर्ड के साथ, क्योंकि ये 1 लाख 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना और ना लेना एक जैसी ही बात है। तो मेरे हिसाब से 50 लाख 1 करोड़ जितना भी आपको लगता है कि किसी केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रकम इतनी हो कि आगे की कोई भी खर्चे ना रुके, उस हिसाब से आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। टर्म इंश्योरेंस में मतलब आपको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक रिस्क कवर होता है। अगर किसी तरह का खुदा ना खास्ता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उस केस में वो सम एश्योर्ड जो पॉलिसी में होता है वो मिलता है। तो इस तरह से आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान की तरफ ध्यान दें। तो मटपाल साहब कितने का ले लेना चाहिए और कुछ 1-2 अच्छे प्लान अगर आप सजेस्ट करें? देखिए कितने का लेना चाहिए अगेन डिपेंड करेगा कि उनकी कितनी जरूरतें हैं, कितने लोग डिपेंडेंट हैं, एक्सपेंस कितने हैं। इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके एक्सपेंस कितने हैं उस पर। बट ऑनलाइन टर्म प्लान में HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान एक अच्छा है, साथ ही भारतीय एक्सा का ई टर्म प्लान ये भी एक अच्छा प्लान है, आप इस तरह के प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए राजीव जी, तो आपके तमाम सवालों के बीच जो जवाब यहाँ पर मटपाल साहब ने आपको दिए हैं कि एक तो बहुत सारी पॉलिसीज आपने ले रखी हैं, उनमें आप कटौती करें, दूसरा एक टर्म पॉलिसी लें, कुछ नाम यहाँ पर सुझाए हैं, एक बेहतरीन टर्म पॉलिसी लें, किसी भी आपके बुरे वक्त में वो आपके परिवार का सहारा बनेगी, और साथ ही आपको जो अपने एक म्यूचुअल फंड में जो आपने एक्सपोजर ले रखा है वहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ सजेस्ट किए गए हैं। जैसे ICICI फोकस ब्लू चिप फंड लेने के लिए कह रहे हैं, डेट में आपको ICICI डायनेमिक बॉन्ड फंड की सलाह दे रहे हैं। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखें और आपके जो आपने पोर्टफोलियो बनाया और आप बहुत अच्छी बचत कर रहे हैं अपने तमाम खर्चों के बीच में, वो आपको आगे चल के उतना ही अच्छा रिटर्न देगा, इसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया योर मनी में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और लोगों के सवाल लेंगे और सुलझाएंगे उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रॉब्लम्स को। आप कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और सवालों के जवाब दे रहे हैं पंकज मटपाल साहब। चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। गुजरात के हिम्मतनगर से फकीर मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। सर पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरी एज है अभी 44 जी, और मेरा एग्रीकल्चर का और दूसरा बिजनेस है स्टॉक ब्रोकिंग का, और मेरी वाइफ है जो गवर्नमेंट टीचर है जी, और मेरी तकरीबन महीने की इनकम है 50 से 70, 50 to 70,000 जी, और मेरा अभी सेविंग मंथली एक्सपेंस है 20,000 जी। और आपकी वाइफ की जो इनकम है वो भी 50 to 70 में इंक्लूड है या वो अलग है? नहीं, अभी इंक्लूड है। ओके, ठीक है। और बाद में हम दोनों का सब कुछ खर्चा मिला के 20,000 रुपए में हो जाता है, यानी कुल मिला के आपके पास हर महीने 50,000 के आसपास, कम ज्यादा इतने पैसे बचते हैं। अब आपका क्या लक्ष्य है मोहम्मद साहब, क्या करना चाहते हैं आप, किस तरह की आगे आपको गोल्स हैं आपके और उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, मेरा पहला गोल है कि मेरे रिटायरमेंट के ऊपर 58 केस के ऊपर मुझे मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए 25 लाख चाहिए। और मेरे अभी 10th स्टैंडर्ड में मेरा एक लड़का पढ़ रहा है, उसको आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाना है। तो उसके लिए जो कुछ भी खर्चा, मतलब डोनेशन के ऊपर तकरीबन 10 से 1 लाख रुपया चाहिए 2 साल के बाद। और मेरी एक लड़की है 1.5 साल की अभी, तो उसके लिए तकरीबन उसकी जब 22 साल एज होगी जी, तो उसके लिए कुल मिला के 50 लाख सेविंग चाहिए। उसमें से उसके खर्चे के बाद जो बचेगा वो मैं चैरिटी के लिए उसके ही हाथ में देना चाहता हूँ। मतलब कि 20 इयर्स के बाद मुझे 50 लाख चाहिए जी। चलिए तो हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए।
मेरा जो सेविंग है, अभी मैंने जो पॉलिसी ले रखी है, जो मैं प्रीमियम भरता हूँ, उसका डिटेल मैंने आपको ईमेल पर शायद भेजा था। जी बिल्कुल, तो सारे डिटेल्स हैं हमारे पास आपके और आपके लक्ष्य भी आपने बता दिए। बेटे को आर्किटेक्ट बनाना है, यहाँ पर 20 साल बाद बेटी के लिए आपको 50 लाख चाहिए, रिटायरमेंट के लिए भी आपको एक फंड चाहिए, चैरिटी भी आप करना चाहते हैं, कुल मिला के 50 लाख रुपए आप इकट्ठे करना चाहते हैं। मटपाल साहब, इनके लिए क्या सही स्ट्रेटेजी होगी? मेरा एक छोटा सवाल है इनसे। जी जरूर। फकीर मोहम्मद जी, एक छोटा सवाल है। आपने लिखा है 25 लाख रुपए चाहिए आपको अपने रिटायरमेंट के लिए, तो 25 लाख लमसम मतलब होने चाहिए, ऐसा आप चाह रहे हैं उस वक्त? हाँ, लमसम, अभी कुछ नहीं चाहिए। बट फिर 25 लाख में क्या होगा उस वक्त, अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं आज से कुछ सालों के बाद में, तो 25 लाख तो छोटी सी अमाउंट हो जाएगी। वो छोटी सी अमाउंट है, लेकिन सर मेरे पास अभी जो मेरी एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी है और दूसरे मेरे कई मतलब रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट है। अभी मेरा आपको मैं बताना भूल गया, 25 लाख से 30 लाख का मेरा अभी रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्टमेंट है जी। और मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है तकरीबन 10 एकड़ है, और अभी दूसरा रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग से जी। तो मेरी वो की वैल्यूएशन बढ़ेगी, वो अलग से रहेगी। बिल्कुल। और साथ ही चैरिटी की आप बात कर रहे हैं, वो 2 लाख रुपए आपने लिखा था अभी से आप करना चाहते हैं, ऐसा तो हर साल 2 लाख रुपए आप गरीब बच्चों को दान देना चाहते हैं? हाँ हाँ। ओके, देखिए मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक बात तो यह है कि आप अपने जब लक्ष्य कोई भी गोल सेट करते हैं उसके अंदर इन्फ्लेशन को कंसिडर कीजिए। तो जैसे बच्चे के लिए आपने बोला है कि उसको आप एक आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज की जो फीस है, आप कोई भी काम करते हैं आपके लिए भी और दूसरे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, आप जो भी लक्ष्य लेके चलते हैं तो एक थोड़ा सा आप सर्वे कर लीजिए कि इसके लिए आज की तारीख में किसी अच्छे कॉलेज में कितनी फीस होती है। फिर क्योंकि एजुकेशन में इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, सो करीब 10% के हिसाब से अगर हम लेके चले तो आने वाले सालों में जितने साल बचे हैं उस वक्त तक इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग कीजिए। साथ ही आपने बोला रिटायरमेंट के लिए, हालांकि अभी आपने मुझे क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपके पास प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत बढ़ जाएगी, उस पैसे को भी आप यूज करेंगे अपने रिटायरमेंट के लिए, तो वो सही है। अदरवाइज 25 लाख रुपए बहुत छोटी सी बात है, करीब करीब आपको 1.5 करोड़ रुपए की उस वक्त जरूरत होगी। अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे आपने भी बताया अभी, महीने का खर्चा आपका लगभग 20,000 रुपए का है, उसको अगर हम लेके चलते हैं और 7% का हम एक इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, जनरल इन्फ्लेशन, तो उस हिसाब से आपके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस वक्त होने चाहिए रिटायरमेंट के समय में। दूसरी बात साथ में ध्यान दीजिए कि बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन भी मिलता है, तो अगर आपकी प्लानिंग है ये बैलेंस होनी चाहिए। बच्चे की एजुकेशन के लिए आप पैसे इकट्ठा करते हैं, साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आपके रिटायरमेंट के लिए कमी न रह जाए, तो उसमें आपको लोन भी मिल जाता है। और जबकि बच्चों की जब जॉब लग जाती है उसके बाद वो अपनी सैलरी में से उसको रीपे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक 50% अमाउंट तक आप प्लान कीजिए कि बच्चे के एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नहीं कि आप रिटायरमेंट का पैसा है उसको भी आप बच्चे की एजुकेशन में लगा दें। अब साथ ही यह है कि आपने जो इंश्योरेंस लिए हैं, आपके पास 4 इंश्योरेंस की पॉलिसी हैं, लेकिन उसके अंदर जो डेथ बेनिफिट है वो सब मिलाकर है 7.5 लाख, जो कि बहुत ही कम है। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन के जवाब में भी सेम बात बोली थी कि आपके पास अच्छा इंश्योरेंस होना चाहिए। तो 50 लाख 1 करोड़ करीब का आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। और आजकल टर्म प्लान जो ऑनलाइन पॉलिसीज हैं ये काफ़ी सस्ती हो गई हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप टर्म प्लान जरूर लें अपने लिए। और साथ ही कुछ म्यूचुअल फंड के जरिए, क्योंकि पैसा आप अच्छा बचा पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यूचुअल फंड के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए। और मेरी सलाह है लार्ज कैप फंड में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस्ड ब्लू चिप बाय कीजिए। एक एडलवाइज का एब्सोल्यूट रिटर्न फंड है, ये फंड काफ़ी अच्छा है। इसमें फंड मैनेजर की कोशिश रहती है कि डाउन साइड को प्रोटेक्ट किया जाए, गिरते मार्केट में कम गिरे और आपको इक्विटी मार्केट के रिटर्न दिए जाएं इसके अंदर। तो एक फंड ये आप इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही एक डेट कैटेगरी में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डायनेमिक बॉन्ड फंड, इस फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये 3 फंड को लेके चलिए और अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आप पैसे बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से इनकम है उसके आगे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं, आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 बात का ध्यान रखिए, एक तो आप ये म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कीजिए और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लीजिए। मटपाल साहब, ये जो चैरिटी की बात यहाँ के उसके लिए, हाँ बिल्कुल, वो बात मुझे याद है। आपने बोला था 2 लाख की चैरिटी करना चाहते हैं, और जबकि इनकम की बात कर रहे हैं कि साल की इनकम 6 लाख से 8 लाख के अकॉर्डिंग है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से गोल की हम बात कर रहे हैं, अमाउंट सेट नहीं किया है, बट आर्किटेक्ट की आप बात कर रहे हैं तो पैसा अच्छा ही खर्च होगा। बेटी की शादी में भी आप अच्छा खासा अमाउंट 50 लाख की आप शायद बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो उन बात
बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये होगी कि आप इस चैरिटी को लगभग 10% तक रखिए, क्योंकि अगर हम 8 लाख की बात करें तो 23% आप चैरिटी करना चाह रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, इसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन अपने जो पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये होगी कि आप अराउंड 10% तक आप चैरिटी कीजिए। जैसे इनकम बढ़ती जाएगी साथ साथ अपनी चैरिटी के अमाउंट को भी बढ़ाते रहिए। बट आज की तारीख में मेरी सलाह ये होगी कि अपने गोल को भी ध्यान में रखते हुए आप उतना ही दान पुण्य कीजिए जिसमें आपके दोनों चीज़ें बैलेंस रहें, आपके अपने गोल भी हो और समाज का भी भला हो। चलिए, तो फ़कीर मोहम्मद साहब, उम्मीद करेंगे कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और किस तरह से आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर आप पहुंचेंगे ये भी अब बिल्कुल आपके दिमाग में साफ होगा। और इसी के साथ यहाँ पर योर मनी में एक और वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनके जवाब भी बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और सवालों के जवाब दे रहे हैं पंकज मटपाल। लेते हैं फटाफट अगला सवाल जो कि आया है नई दिल्ली से। अनिल अग्रवाल साहब का ईमेल है, पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। 36 साल के हैं और लक्ष्य सुन लीजिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल में 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, घर बनाना है, 18 साल में 5 करोड़ रुपए चाहते हैं, बच्चों की शादी के लिए 22 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर की भी इच्छा है, 23 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए और रिटायरमेंट में करीब 29 साल में बाकी हैं और यहाँ 10 करोड़ रुपए वो चाहते हैं। उनका निवेश भी आप सुन लीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी में 15 लाख, पीपीएफ में करीब 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास, आरडी और एफडी में करीब 3 लाख रुपए है। वो और उनकी पत्नी के पास एलआईसी की एक पॉलिसी भी है। मटपाल साहब, और भी कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है इनके लिए क्या परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होगी? देखिए, पहली बात ये अच्छी बात यह है कि इनका जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, समझदार हैं, ईटीएफ के जरिए गोल्ड में निवेश कर रहे हैं और साथ ही इन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, देखिए आप सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आप आज कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आपने अभी तक इकट्ठा कर लिया है और कितना आप आगे कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते ही आपके जो गोल हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए जुटाने की बात कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट के लिए, जो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। अगर ये सच में इतना पैसा बचा सकते हैं या अभी तक कुछ पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज वो अमाउंट थोड़ी बड़ी लगती है। अब इनके पोर्टफोलियो में अगेन जैसा हम सारे पहले के क्वेश्चन में देखा, इनका भी सिर्फ 5 लाख का ही इनका सम एश्योर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बुनियाद है। पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर हम जीते रहे तो डेफिनेटली आगे पैसा जोड़ते रहेंगे, सारे लक्ष्य पूरे करेंगे। बट अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो फिर क्या, वो गोल कैसे पूरे होंगे? क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी रहेगी, हो सकता है वर्ल्ड टूर ना हो लेकिन बच्चों की एजुकेशन तो, उनकी शादी वो तो रहने ही वाला है। तो आप पहले तो टर्म इंश्योरेंस के जरिए एक अपना सम एश्योर्ड बढ़ाइए। उसके लिए अगेन मैंने जो पहली पॉलिसी बताई वो मैं यहाँ बोलूँगा कि आप HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट और या फिर भारतीय एक्सा का ई प्रोटेक्ट प्लान कंसिडर कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। और आपके म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से 2 प्लान मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको बंद कर सकते हैं। एक रिलायंस ग्रोथ फंड और HDFC टॉप 200 फंड। इसकी जगह पर एक लार्ज कैप फंड में आप ICICI प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप फंड, इसको इंक्लूड कर लीजिए। और साथ ही आपके पास में एक IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड ऑलरेडी है, उसमें अपना निवेश बढ़ा लीजिए और नए फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक लास्ट में सलाह, आपने बोला है इक्विटी में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 25% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जब अगर आप इतना ज़्यादा रिटर्न लेके चलेंगे तो शायद आपको कल डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। आप इक्विटी से करीब 12 से 15% सालाना रिटर्न की उम्मीद करें। मुझे लगता है मटपाल साहब वही जो कैलकुलेशन है उन्होंने थोड़ी बहुत अनरियलिस्टिक कर ली, इसलिए वो जो अमाउंट है वो उनकी काफी ज्यादा बड़ी नजर आ रही। 25% का रिटर्न वो उम्मीद कर रहे हैं, जो कि शायद नहीं मिल पाएगा। मिलेगा तो अच्छा है, पर उम्मीद इतनी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो भी अपना लक्ष्य रखा है अग्रवाल साहब, और जितना भी आप करना चाहते हैं जरूर पूरा हो, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होना होगा। तो आप कहीं बीच का ही रास्ता पकड़े और जो चेंजेस यहाँ पर मटपाल साहब ने आपको बताए हैं उनको जरूर कर लें। उम्मीद करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पा पाएंगे। और योर मनी में आज इतना ही। लेकिन अगर आप भी हमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही हम अपने आज के मेहमान मटपाल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो फेसबुक पर विजिट करके आप हमारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं और हमारे पुराने एपिसोड्स भी। नमस्कार।